ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका से इजरायल को हरी झंडी मिल चुकी है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बंकर में जा चुके हैं। ईरान के टारगेट, हमले का समय, यह सब कुछ तय हो चुका है। अमेरिका को लिस्ट सौंप दी गई है, लेकिन क्या सिर्फ सैन्य बेस और मिसाइल गोदामों पर ही इजरायल हमला करने वाला है या फिर इजरायल का प्लान कुछ और है? दरअसल इजरायल के सीक्रेट प्रोग्राम की जानकारी लीक हो गई है। इजरायल इस ऑपरेशन की तैयारी पिछले 20 साल से कर रहा था और इसका उद्देश्य ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना है। आप देखिए क्या है बेंजामिन का ऑपरेशन 20 और कैसे इससे अरब में एटमी युद्ध शुरू हो सकता है। אין לנו עניין לפתוח חזיתות נוספות ומערכות נוספות. दुश्मन को खत्म करने के लिए रणनीति की जरूरत होती है और ये रणनीति इजरायल बीते 20 साल से बना रहा है। इजरायल ने ईरान पर हमले की रणनीति तैयार कर ली है। इजरायल ने ईरान के टारगेट सेट कर लिए हैं। हर टारगेट पर हमले के लिए खास हथियार फाइनल हो चुके हैं। हमले अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड दोनों टारगेट पर होंगे। हमले का समय भी तय हो चुका है। ईरान पर इजरायल के हमले बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इजरायल ने रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा है कि किसी भी पल हमले शुरू हो सकते हैं। ईरान पर हमले के 3 बड़े संकेत मिल चुके हैं। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा है कि सरप्राइज अटैक की तैयारी हो चुकी है। इजरायल के प्रधानमंत्री को परमाणु बंकर में भेज दिया गया है। 48 घंटे के अंदर इजरायल में थर्ड डिफेंस सिस्टम की तैनाती शुरू हो चुकी है। इस सिस्टम के साथ अमेरिकी सैनिक भी इजरायली धरती पर पहुंच चुके हैं। Yesterday, an advanced team of military personnel and initial components necessary to operate the THAAD battery arrived in Israel. And over the coming days, and will bring the THAAD to fully operational capable in the near future. थार्ड सिमट और जवानों के साथ 2 C-17 मालवाहक विमान नेवातिम एयरबेस पहुंच चुके हैं। 6 C-17 मालवाहक विमान इजरायल पहुंचने वाले हैं। इस तैनाती का मतलब साफ है कि इजरायल हमले के लिए भी तैयार है और उसके बाद ईरान के पलटवार रोकने के लिए भी। इजरायली रक्षा मंत्री ने एक बार फिर कहा है कि ईरान पर बहुत बड़ा संकट बरसने वाला है। אין לנו עניין לפתוח חזיתות נוספות ומערכות נוספות, ואנחנו ממוקדים בתגובה. אני עוסק בהכנה של מערכת הביטחון ביחד עם הרמטכ"ל. הדברים מגיעים אל ראש הממשלה ולקבינט. इजरायल ने जो टारगेट तय किए हैं उनके मुताबिक ईरान के मिसाइल ड्रोन लॉन्च साइट, मिसाइल ड्रोन स्टोरेज साइट, मिसाइल ड्रोन प्रोडक्शन साइट, मिलिट्री बेस और सरकारी इमारतों को इजरायल निशाना बनाएगा।
आशंका इससे भी बड़ी जताई गई है। इजराइल ने अमेरिका को यही टारगेट लिस्ट सौंपी है, लेकिन हमले परमाणु संयंत्रों और ऑयल रिफाइनरीज पर भी हो सकते हैं। रक्षा जानकारों के मुताबिक इजराइल सार्वजनिक रूप से अमेरिका की हरी झंडी लेने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन उसका टारगेट ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह से तबाह करना है, जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसका सबूत यह है कि वो इस बार ईरान पर हमले के लिए उन हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है जो ईरान के परमाणु संयंत्रों को ही तबाह करने के लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। इजराइल ने पिछले 20 सालों में ऐसे हथियारों का प्रोडक्शन किया है जो उसे अमेरिका ने नहीं दिए या फिर बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। इन हथियारों में बंकर बस्टर बम, बंकर बस्टर क्रूज मिसाइलें शामिल हैं और साथ ही फाइटर जेट की रेंज बढ़ाने के लिए उसमें बदलाव भी किए गए हैं। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट है कि 20 साल में इजराइल ने कई घातक हथियार बनाए हैं और विमानों में बदलाव करके ईरान पर हमले के लिए डिजाइन किया है। इजराइल के पास लॉन्ग रेंज बॉम्बर नहीं है। इनकी कमी पूरी करने के लिए इजराइल ने फाइटर जेट्स में बदलाव करके रेंज बढ़ाई है। इजराइल ने F-35, F-15, F-16 फाइटर जेट्स के डिटैचेबल फ्यूल टैंक विकसित किए हैं। इससे इनकी फ्लाइट रेंज बढ़ गई है और स्टेल्थ क्षमता प्रभावित नहीं हुई है। इन विमानों की रेंज बढ़ाने के साथ ही इन पर लोड किए जाने वाले बंकर बस्टर बम और मिसाइलें भी विकसित की गई हैं, जिन्हें ईरान पर हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। बीस साल की रिसर्च और डेवलपमेंट के आधार पर तैयार किए गए इन हथियारों में शामिल है रैम्पेज मिसाइल। इसकी लंबाई 4.7 मीटर है। मिसाइल का वजन 570 किलोग्राम और इसकी वॉरहेड क्षमता 150 किलोग्राम तक है। इस मिसाइल को F-15, F-16, F-35 से लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा घातक हथियार है 500 MPR। ये एक बंकर बस्टर बम है। ये बम इतना ताकतवर है कि 4 मीटर मोटी कंक्रीट को भी भेज सकता है। इसे इजराइल के F-15I फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। तीसरा घातक हथियार है रॉक्स मिसाइल। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। इसकी वॉरहेड क्षमता 500 किलोग्राम तक है। इस मिसाइल को F-16 फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। खासियत यह है कि इसको अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया। चौथा घातक हथियार पॉप आई टर्बो क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है, यानी कि इजराइल लाल सागर से ही ईरान पर हमला कर सकता है। इस मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। इजराइल पर ईरान के हमले को 15 दिन बीत गए हैं और बीते 15 दिन से इजराइल इन हथियारों के जखीरे को तैयार कर रहा था जो अंडरग्राउंड ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। बंकर बस्टर मिसाइल और बम इसीलिए तैयार किए गए हैं ताकि जमीन के नीचे ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त किया जा सके। इजरायली रक्षा मंत्री जिसे सरप्राइज अटैक कह रहे हैं, वो अमेरिका के लिए भी सरप्राइज हो सकता है और इससे पहले भी इजराइल अमेरिका को चकमा दे चुका है। इजराइल ने कहा है कि वो गाजा के राफा पर हमला नहीं करेगा। 1000 किलो के बम मिलते ही राफा पर हमले शुरू कर दिए। अमेरिका ने कहा हसन नसरल्लाह को टारगेट करने पर खतरा होगा। बेंजामिन सहमत हुए, लेकिन मौका मिलते ही हसन नसरल्लाह को बंकर बस्टर बम हमले में ढेर कर दिया।
अब अमेरिका ने कहा है कि ईरानी परमाणु संयंत्रों, तेल रिफाइनरी पर हमले ना किए जाएं। लेकिन इजराइल ने बंकर बस्टर बम क्यों तैयार किए हैं? मतलब साफ है कि इजराइल इस बार भी अमेरिका को चकमा देने की कोशिश करने वाला है। ईरान जानता है कि इजराइल हर हालत में उसके अहम ठिकानों पर हमले करेगा और इसीलिए ईरान ने अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। ईरान ने कहा है कि अगर परमाणु संयंत्रों पर हमले हुए तो इजराइल का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। IRGC के ब्रिगेडियर जनरल अली फातवी ने कहा है कि इजराइल जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, वो ईरान के सबसे छोटे प्रांत से भी छोटा है। अगर हमने ठान लिया तो इजराइल को मिटा देंगे। इजराइल ने भी हर कीमत पर हमलों की ठान ली है। हथियार तैयार हैं, सुरक्षा के लिए थाड तैयार हो चुके हैं। किसी भी वक्त ईरान पर हमलों की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका ने इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें जोड़ दी गई। यानी कि इजराइल हमला तो कर सकता है, लेकिन उसका ब्लूप्रिंट पेंटागन बनाकर देगा। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को दहलाने के लिए एक सुपर प्लान बना चुके हैं, जिससे ईरान के साथ साथ ईरानी प्रॉक्सीज भी तबाह कर दिए जाए और साथ ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की धज्जियां उड़ा दी जाए। अब सवाल ये उठता है कि क्या बेंजामिन नेतन्याहू बाइडेन की शर्तों में बंद कर हमला कर पाएंगे या एक बार फिर से वादा करके मुकर जाएंगे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति में धोखा भी शामिल है और अमेरिका इस धोखे का शिकार पिछले साल भर में कम से कम 2 बार हो चुका है। राफा में वादा करके मुकरे बेंजामिन, राफा बना शमशान। वेस्ट बैंक में वादा करके बदले बेंजामिन, वेस्ट बैंक खर्रा गया। बैरूत में पहले इनकार किया, फिर बैरूत शमशान बना दिया। अब ईरान को लेकर अमेरिका से वादा किया, लेकिन बेंजामिन सीक्रेटली शुरू कर चुके हैं ऑपरेशन तेहरान। और उनके टारगेट पर एटमी ठिकाने और ऑयल रिफाइनरी हैं, जिन्हें तबाह करने के लिए मोसाद के एजेंट्स एक्टिव हो गए हैं। यानी बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका को धोखा देकर ईरान में तबाही मचाने जा रहे हैं और इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। बड़ा हमला अगले 72 घंटे में कभी भी हो सकता है। अब समझिए इजराइल ने क्या वादा किया, जिससे अमेरिका ने ईरान पर हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पहली शर्त है, ईरान के तेल ठिकानों पर हमले नहीं करेगा इजराइल। जबकि दूसरी शर्त है, ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं करेगा इजराइल। ईरान पर हमला करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका की हर शर्त मानने की हामी भर दी है, लेकिन ये एक छलावा भर है। ये हमले ठीक उसी स्टाइल में हैं जैसा रूस नेटो देशों में करा रहा है। पुतिन के एजेंट उन तमाम देशों में घुसे हुए हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद के जासूस ईरान में जा घुसे हैं और हमले में जुट चुके हैं। ईरान की अबहाज तेल रिफाइनरी में भारी आग लग गई, लेकिन हमले की वजह का पता नहीं लग पाया। ना मिसाइल स्ट्राइक हुई और ना ही बमबारी, जबकि अबहान बेहद सुरक्षित रिफाइनरी है। तो क्या इसके पीछे मोसाद के एजेंट हैं?
इसी तरह खुजिस्तान में मौजूद पेट्रोशुश्ता रिफाइनरी भी धधक उठी, जिसके बाद कई फीट ऊंची आग की लपटें उठने लगी। इस रिफाइनरी में आग की वजह का पता नहीं लग पाया। अबहाज और खुजिस्तान रिफाइनरी में आग लगने का वक्त 10 से 15 मिनट के अंतर पर था। ऑयल रिफाइनरी में आग लगने से पहले ऑयल टैंकर में विस्फोट हुआ था। विस्फोट कैसे हुआ कुछ पता नहीं लग पाया। ऑयल टैंकर की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जबकि ऑयल रिफाइनरी के अंदर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार नहीं होती। तो क्या ऑयल टैंकर का ड्राइवर मोसाद का एजेंट था? हालांकि ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे में उसकी मोसाद के एजेंट के रूप में शिनाख्त होनी काफी मुश्किल है। वैसे भी कहा जाता है मोसाद किसी भी काम का कोई सबूत नहीं छोड़ता है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल ने सैबोटाज हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ईरान में तेल रिफाइनरी को निशाना बना रहा है। उसके बाद एटमी ठिकानों की बारी है। अगर ऐसा है तो यह सीधे तौर पर पेंटागन से धोखेबाजी है, क्योंकि बाइडेन को नेतन्याहू ने वचन दिया है कि वो इस तरह के हमले नहीं करेंगे, बल्कि सैन्य ठिकानों और प्रशासनिक इमारतों को निशाना बना सकते हैं। जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ब्लूप्रिंट बनाया है उसमें सबसे अहम टारगेट एटमी और तेल ठिकाने ही हैं। अगर ऐसा हुआ तो ईरान भी इसी तरह पलटवार करके इजराइल को दहला सकता है। ईरान इजराइल पर पलटवार के लिए वही तरीका अपना सकता है जैसा ब्लूप्रिंट इजराइल ने तैयार किया है। पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल के गैस फील्ड को उड़ाकर वो एनर्जी सेक्टर को तबाह कर देना चाहता है, और इसके लिए उसने मिसाइलें लेबनान और यमन पहुंचा दी हैं। यानी ईरान अभी फ्रंट फुट पर आकर युद्ध नहीं लड़ेगा, पहले ईरानी प्रॉक्सी के सहारे इजराइल को कमजोर करेगा और फिर फाइनल प्रहार करेगा ईरान। इसके अलावा ईरान परमाणु हमले की भी धमकी दे चुका है। यही वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जल्द से जल्द ईरान के एटमी ठिकानों को तबाह कर देना चाहते हैं। इजराइल में इस ऑपरेशन के लिए विपक्ष का भी समर्थन बेंजामिन को मिल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को कैबिनेट के अलावा विपक्ष का भी सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में पूरी आशंका है कि वो बाइडेन की शर्तों से यू टर्न लें। वैसे नेतन्याहू ऐसा पहले भी कर चुके हैं। दरअसल अमेरिका को लगता है कि अगर इजराइल ने ईरान के एटमी सेंटर पर हमले किए तो अरब में परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है, जिसका फायदा रूस यूरोप में उठा सकता है। में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 147 लोगों की मौत हो गई है। फ्यूल टैंकर पलटने के बाद यह विस्फोट हुआ। पेट्रोल लूटने के चक्कर में हुई है मौत। नसरल्लाह की मौत को 19 दिन बीत गए हैं। अब हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह का एक ऑडियो संदेश जारी किया है। दावा यह है कि ये ऑडियो संदेश उसकी मौत से पहले का है। इसमें नसरल्लाह ने प्रॉक्सी से एकजुट होकर इजराइल पर हमले के लिए कहा है। यह संदेश ऐसे वक्त पर जारी किया गया है जब ईरान के विदेश मंत्री लगातार प्रॉक्सी संगठनों के कमांडर से मुलाकात कर रहे हैं। सवाल है कि क्या ईरान इजराइल के खिलाफ किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है? क्या प्रॉक्सी संगठन कुछ बड़ा करने वाले हैं? इस रिपोर्ट में आप देखिए। तारीख 27 सितंबर 2024, जगह दाहिया, लेबनान। रात के वक्त इजराइल ने रिहायशी इमारत पर 3000 किलो का बम बरसाया। एक के बाद एक 4 से ज्यादा स्ट्राइक की।
बारूदी धुआं छटने के बाद खबर आई कि इजरायली स्ट्राइक में हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। नसरल्लाह की मौत के 18 दिन बाद हिजबुल्लाह ने उसका ऑडियो संदेश जारी किया है। संदेश में सभी प्रॉक्सी को इजरायल के खिलाफ एकजुट होकर नई ताकत से लड़ने का आह्वान किया गया है। وإلى قلوبكم المؤمنة وإلى سواعدكم الفتية القوية لأننا بعد الله سبحانه وتعالى نراهن عليكم وعلى حضوركم وعلى إيمانكم وعلى جهادكم للدفاع عن شعبكم وأهلكم ووطنكم وقيمكم। दावा है कि ये नसरल्लाह का पुराना रिकॉर्डेड मैसेज है जिसे उसकी मौत के बाद जारी किया गया है। संदेश में इजरायल की हार के लिए प्रॉक्सी को सबसे अहम बताया गया है। साथ ही कहा गया है कि प्रॉक्सी ही अल अक्सा को यहूदियों से आजाद कराएंगे। सवाल है कि हिज़्ब ने नसरल्लाह की मौत के 18 दिन बाद उसका ऑडियो संदेश क्यों जारी किया? आखिर इसकी जरूरत क्या थी? इसे जानने के लिए नसरल्लाह की मौत के बाद कुछ घटनाक्रमों और हलचल पर नजर डालना जरूरी है। 27 सितंबर को दाहिया में नसरल्लाह की मौत हुई थी, जिसके बाद 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजरायल पर 200 मिसाइलें दागी। 4 अक्टूबर को ईरानी विदेश मंत्री लेबनान दौरे पर पहुंचे। 5 अक्टूबर को ईरानी विदेश मंत्री सीरिया के दौरे पर गए और 13 अक्टूबर को अब्बास अरागची इराक पहुंचे, जिसके बाद 14 अक्टूबर को नसरल्लाह का ऑडियो मैसेज जारी किया गया। सवाल है कि इन सभी घटनाओं के बीच कनेक्शन क्या है और इनका उद्देश्य क्या है। दरअसल नसरल्लाह का कद सभी ईरानी प्रॉक्सी में सबसे बड़ा था। उसकी मौत के बाद इजरायल को लगा था कि लेबनान में हिजबुल्लाह के हौसले टूट जाएंगे, साथ ही ईरान के बाकी प्रॉक्सी संगठनों में खौफ पैदा होगा। प्रॉक्सी संगठनों के बैकफुट पर जाने से इजरायल को गाजा, लेबनान में जंग जीतना बेहद आसान हो जाएगा। इसके साथ ही वो सीरिया में प्रॉक्सी के जाल को तोड़ सकेगा, यानी आईडीएफ आसानी से प्रॉक्सी का अस्तित्व मिटा देगी। लेकिन ईरान ने नसरल्लाह की मौत के 2 दिन बाद ही इजरायल के उस प्लान को डिरेल करने की रणनीति तैयार की, जिसके लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। नंबर 1, ईरान ने इजरायल पर मिसाइल अटैक किया, प्रॉक्सी में फैले डर को मिटाने की कोशिश की। नंबर 2, ईरानी विदेश मंत्री ने सभी देशों में जाकर प्रॉक्सी कमांडर से सीक्रेट मीटिंग की। मीटिंग के जरिए प्रॉक्सी संगठनों को एकजुट किया गया। नंबर 3, नसरल्लाह का ऑडियो मैसेज जारी किया गया है ताकि प्रॉक्सी संगठनों का हौसला बुलंद किया जा सके। ईरान के लिए ऐसा करना मजबूरी बन चुका था, क्योंकि नसरल्लाह की मौत से प्रॉक्सी में जबरदस्त भय भर गया था, जिसकी पुष्टि मोसाद के हेडक्वार्टर में मौजूद रादवान फोर्स के लड़ाके के एक बयान से होती है, जिसे हाल ही में लेबनान की एक टनल से पकड़ा गया था। ليش ولا واحد من كل حزب الله ما ساعدك لما كنت هناك؟ أنا بعتقد تبديلا ما عادش في أحد ضمن. شو معناته؟ وين كله؟ هربانين على وين؟ لعبت ولعب على الطرور لعب شردوا، يعني كل حزب الله شردوا؟ لا أغلبيتهم شو؟ كلهم هو الأربعة اللي آخر زارة هو مسؤول البقعة.
दरअसल हाल ही में आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान की सुरंग में रेड की थी। इस रेड में रदवान फोर्स के 4 लड़ाके पकड़े गए। एक लड़ाके ने पुष्टि की कि नसरल्लाह की मौत के बाद हिज़्ब लीडर डर गए और रदवान फोर्स के कमांडर लड़ाकों को छोड़कर भाग गए। ईरान को भनक लग गई थी कि बिना नसरल्लाह प्रॉक्सी ज्यादा वक्त तक इजराइल के सामने टिक नहीं पाएंगे, इसीलिए उसे ये खास रणनीति तैयार करनी पड़ी। ईरान की इस कोशिश का परिणाम भी अभी से दिखने लगा है। बीते 24 घंटे में जहां हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल की जमीन को दहला रहे हैं, वहीं इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस भी इजराइल पर हमले कर रही हैं। ये तस्वीरें इजराइल के तिबरियास शहर की हैं, जहां इराकी रेजिस्टेंस फोर्स ने ड्रोन से हमला कर एक रिहायशी इमारत को दहला दिया। हैरानी की बात है कि हमले के दौरान शहर में सायरन नहीं बजे। दावा है कि ये इराकी प्रॉक्सी को मिले एडवांस ड्रोन हैं, जिन्हें इजरायली रडार के लिए ट्रेस करना मुश्किल है। माना जा रहा है कि ईरान अब अपने प्रॉक्सी संगठनों को मजबूत करने के लिए ऐसे ही नए और एडवांस ड्रोन के साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल भी दे सकता है। अगर ईरान हिजबुल्लाह होती और दूसरे प्रॉक्सी तक ये हथियार भेजने में सफल हो जाता है, तो आने वाले दिनों में इजरायली शहर बारूदी राख में बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ईरान पर हमले से पहले इजराइल खुद को अभेद किले में तब्दील करना चाहता है, जिससे ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन पलटवार करे तो इजराइल को ज्यादा नुकसान ना हो। इसलिए इजराइल अमेरिका से मंगाए थार्ड सिस्टम को फ्रंट लाइन पर लगा रहा है। दरअसल यह फैसला इजराइल को इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि उसका सुपर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम हमास और ईरान के हमलों में फेल हो गया। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप जानिए क्या है वजह। तो आयरन डोम नाकाम साबित हुआ और क्यों थार्ड को इजराइल तैनात करने पर मजबूर हो गया। देखिए आप रिपोर्ट। दो बार ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमले करके न सिर्फ अपनी ताकत का सबूत दिया, बल्कि अपने मंसूबे जाहिर कर दिए कि अब ईरान रुकने वाला नहीं है, वो खामोश नहीं बैठेगा। बल्कि हर वार का विध्वंसक पलटवार किया जाएगा। ईरान के हमले से इजराइल के बेहतरीन कहे जाने वाले डिफेंस सिस्टम की पोल खुल गई। पहली बार आयरन डोम तब फेल हुआ था जब पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने रॉकेट स्ट्राइक करके आयरन डोम को चकमा दिया था, और दूसरी दफा 1 अक्टूबर को ईरान की मिसाइल स्ट्राइक में भी आयरन डोम बड़े हमले नहीं रोक पाया। यानी ये मान लिया जाए कि अब आयरन डोम आउटडेटेड हो चुका है। अगर ऐसा नहीं होता तो इजराइल को थार्ड सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती और अमेरिका को आनन फानन में थार्ड भेजने का फैसला नहीं करना पड़ता। अमेरिका ने 7 थार्ड सिस्टम इजराइल भेजे हैं। 7 ट्रांसपोर्टर प्लेन उन्हें लेकर तेल अवीव पहुंच चुके हैं। अब दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस वाला देश भी अमेरिका के थार्ड के भरोसे हो गया है। यानी अब इजराइल ये मानकर चल रहा है कि उस पर कई फ्रंट से हमला हो सकता है, क्योंकि वो ईरान पर हमला करेगा तो पलटवार जरूर होगा। इसलिए थार्ड के जरिए बॉर्डर को अभेद्य किले में बदल देना चाहता है, क्योंकि आयरन डोम हमास की रॉकेट स्ट्राइक में फेल हो चुका है। दुनिया के कई डिफेंस एक्सपर्ट ने माना है आयरन डोम के फेल होने की सबसे बड़ी वजह है एक साथ ज्यादा संख्या में रॉकेट स्ट्राइक, जो संख्या में 2000 से लेकर 5000 थे। जबकि दूसरी वजह है हमास ने कम दूरी के रॉकेट अलग अलग जगहों से अलग अलग एंगल पर दागे। इसके अलावा हमास ने शॉर्ट रेंज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। साथ ही हमास ने जमीन से, आसमान से और समंदर से हमले किए। एक साथ इतने हमले होने पर आयरन डोम का सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करने में फेल हो गया।
यानी हमास के $300 के एक रॉकेट ने इजराइल के $30,000 के आयरन डोम को चकमा दे दिया। हालांकि इसके पीछे एक वजह और भी है। आयरन डोम के सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग शॉर्ट और मीडियम रेंज मिसाइलों के अलावा एक साथ 10 से 15 रॉकेट के लिए की गई थी, लेकिन हमास ने हमला करने से पहले आयरन डोम पर रिसर्च की और फिर ताबड़तोड़ सस्ते रॉकेट दागकर अपने लड़ाकों को इजराइल में घुसा दिया, क्योंकि डोम सिर्फ रॉकेट को डिटेक्ट करने में ही उलझा रहा। अब इजराइल ने 4 लेयर सिस्टम बनाया है, जिसमें पहली लेयर में थार्ड डिफेंस सिस्टम है, दूसरी लेयर में इजराइल का आयरन डोम है, तीसरी लेयर में डेविड स्लिंग लगा है, जबकि चौथी और आखिरी लेयर में एरो डिफेंस सिस्टम है। इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम का एक चक्रव्यूह तैयार किया है, जिससे न सिर्फ लेबनान से हिजबुल्लाह की रॉकेट स्ट्राइक नाकाम की जा सकती है, बल्कि यमन से मिसाइल दाग रहे हूती के मंसूबे भी खाक किए जा सकते हैं। इसके अलावा गाजा से हमास और सीरिया इराक में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी के हवाई हमले भी रोके जा सकते हैं। इसके अलावा थाड की तैनाती से ईरान की मीडियम रेंज मिसाइल अटैक को नाकाम करने में इजराइल कामयाब हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का थाड दुनिया के बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूरोप में महायुद्ध का फ्रंट खुलने जा रहा है। पुतिन और उनकी सेना रूस के पास मौजूद 4 नेटो देशों पर हमला कर सकती है। इस हमले की वजह बनेगी रूस की वो घेराबंदी जो नेटो कर रहा है। अमेरिका के साथ साथ नेटो के कई देशों ने कई मोर्चों पर रूस को घेरना शुरू कर दिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, नेटो रूस के खिलाफ परमाणु युद्धाभ्यास भी कर रहा है। इस बात से भड़के पुतिन कोई भी कदम उठा सकते हैं। यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। यूक्रेन युद्ध रूस और नेटो में जंग का कारण बनने जा रहा है। यूरोप में रूस और नेटो के बीच किसी भी वक्त महाजंग शुरू हो सकती है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक रूसी सेना यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर हमले की तैयारी कर चुकी है। रूस का ऑपरेशन यूरोप किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। खुफिया जानकारी मिली तो नेटो ने रूस के खिलाफ अपनी तैयारियां तेज कर दी। अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो रूस की घेराबंदी करने में जुट गया है। नेटो सेनाएं यूरोप में परमाणु युद्धाभ्यास कर रही हैं। इस युद्धाभ्यास का नाम है स्टेडफास्ट नून। 8 सैन्य बेस पर हो रहे इस युद्धाभ्यास में 13 देश के 2000 सैनिक और 60 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं।
इसी युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए अमेरिका का नेवल बेड़ा इंग्लिश चैनल पहुंच गया है। अमेरिका के इस बेड़े में न सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर हैं बल्कि 2 डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं। रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका यूरोप में अपने बेस पर परमाणु क्षमता से लैस फाइटर जेट की संख्या बढ़ाने जा रहा है। यह काम सबसे पहले हंगरी में मौजूद अमेरिकी बेस पर किया जाएगा। अमेरिका की इस तैनाती के बाद बाल्टिक देश यानी एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया ने भी अपनी सीमा पर सेनाएं बढ़ा दी। बाल्टिक देश सरहद पर सेना की तैनाती के साथ साथ ड्रैगन टीथ तैयार कर रहे हैं। बाल्टिक देश ये कदम रूस को रोकने के लिए उठा रहे हैं। अमेरिका और नेटो की इस तैयारी का जवाब पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करके दिया है। रूस ने उत्तर कोरिया से 10,000 से ज्यादा सैनिक मंगा लिए हैं। इन सैनिकों को स्पेशल युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। स्पेशल युद्ध यानी नेटो के खिलाफ जंग। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रोदेन्को ने कहा है, अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो रूस इसका विध्वंसक जवाब देगा। रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया ने जो गठबंधन तैयार किया है उससे न सिर्फ ज़ेलेंस्की बल्कि बाइडेन भी परेशान है। ये वो गठबंधन है जो नेटो के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सिद्दीकी शूटआउट को लेकर बड़ा खुलासा क्राइम ब्रांच के सोर्सेज से मिली। TV9 को जानकारी, मर्डर में ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। हत्याकांड में तुर्की की पिस्टल का भी इस्तेमाल किया गया। हत्याकांड में कुल 3 तरह के हथियार का इस्तेमाल हुआ है। और देखिए बड़ी खबर, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी। पंचकुला में दोपहर 12 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। नायब सैनी के शपथ समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। आज 12 से 13 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। तो आपको बता दें कि आज नायब सिंह सैनी एक बार फिर से बनेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। 12 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह और 12 से 13 विधायक आज नायब सिंह सैनी के साथ मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। पंचकुला में दोपहर 12 बजे शपथ समारोह होगा और इसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी आज मौजूद रहेंगे शपथ समारोह में। तो आपको बता दें कि कल पंचकुला में जो बैठक हुई थी, इसके बाद विधायक दल का नेता नायब सिंह सैनी को चुना गया था और इसी के बाद अब आज शपथ ग्रहण होगा। और आपको सुनाते हैं बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने शपथ ग्रहण से पहले क्या कहा। ने जो एनडीए के जो बड़े नेता आ रहे हैं उनका कोऑर्डिनेशन किस तरह से करना है और कैसे करना है, वो काम के लिए हम तो आ रहे हैं। तो एनडीए के जो हैं वो पूरी लिस्ट है हमारे पास, 17-18 इस तरह के हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये बिल्कुल ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। तो पहली बार हो रहा है, तीसरी बार, पहली बार, और हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार, ये एक इतिहास। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान भी आपको अब सुनाते हैं। हरियाणा के हर गांव से, हर बूथ से लोग आ रहे हैं और बड़े ढोल धमाके के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में, गृह मंत्री जी की उपस्थिति में,
रक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के लगभग सभी मुख्यमंत्री, एनडीए गठबंधन के सभी दलों के प्रमुख नेता इस कार्यक्रम में रहेंगे और एक भव्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामयी उपस्थिति में होने वाला है। तो आप देखिए, आज 12 बजे होगा शपथ समारोह और इसको लेकर तैयारियां की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे और बीजेपी के तमाम जो बड़े शीर्ष नेता हैं वो इस शपथ समारोह में मौजूद रहेंगे। तो आज नायब सिंह सैनी बनेंगे मुख्यमंत्री। एक बार फिर से हरियाणा सरकार में नई सरकार, संभावित मंत्रिमंडल क्या हो सकता है। नायब सिंह सैनी जो कि बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। इसके अलावा अनिल विज जो कि इससे पहले भी सरकारी मंत्री थे, वो एक बार फिर से शपथ ले सकते हैं। महिपाल ढांडा, उनका नाम भी सामने आ रहा है। विपुल गोयल, किशन लाल पवार, मूलचंद शर्मा, ये वो तमाम नाम है जो कि निकलकर सामने आ रहे संभावित मंत्रियों के तौर पर।